हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल हम बात करेंगे जो भी हाल ही में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन रिलीज की है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट 2026। आपकी स्क्रीन पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की साइट खुली हुई है। दैट इज ये जो आपकी पूरी वीडियो होने वाली है वो ऑथेंटिक वन होने वाली है। इसमें ना मैंने अपने मर्जी से कुछ ऐड किया हुआ है, ना मैंने कोई थर्ड पार्टी साइट का यूज किया है। यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 की पूरी वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको दिख रही है। इन डिटेल हम इसके ऊपर बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है। एज़ यू कैन सी यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का भी आपको यहाँ पे टैब जो है, जो क्लिक है वो काम करता हुआ दिख रहा है, यानी कि 2 दिसंबर 2025 से ये स्टार्ट हो चुका है। तो सीबीएसई ने 2026 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा डीआरक्यू 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस बार टीचिंग, एकेडमिक, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इन टोटल 9 अलग-अलग पोस्ट निकले हैं। अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स मैनेज करने के अलावा, स्कूल्स कंट्रोल करने के अलावा रेगुलर स्टाफ रिक्रूटमेंट भी करता है। डीआरक्यू 2026 रिक्रूटमेंट जो कि 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। आज हम इस वीडियो में पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कि आप देखोगे, 1 मिनट मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट है, ये पूरा का पूरा। ये आप देख सकते हो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट? 1 मिनट मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँ पहले, उसके बाद हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन जो हमने सीबीएसई की साइट से निकाला है, डाउनलोड किया है वहाँ से। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से है ये। और 2 दिसंबर 2025, राइट? इसके अंदर हम देखेंगे कौन-कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि टोटल 9 पोस्ट के लिए 9 पोस्ट के लिए हमारी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये कि ए, बी, सी ये 3 जो पोस्ट हैं, ग्रुप जो है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। ग्रुप ए के अंदर आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि ये एकेडमिक्स की बात हो रही है। फिर ग्रुप ए के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग की बात हो रही है। फिर उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन, यानी कि ये तीनों जो हमारे हैं, एकेडमिक्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया और स्किल एजुकेशन हो गया। इन तीनों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी निकली है। और ग्रुप ए में ही हमारे अकाउंट्स ऑफिसर भी आते हैं। तो ये सारा कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 5 पोस्ट हमारा ग्रुप ए का है, यानी कि 5 पोस्ट हमारे ग्रुप ए के हैं। और फिर ग्रुप बी के अंदर आपको सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये आपको ग्रुप बी में दिखेगा, यानी कि ग्रुप बी में 2 है। और जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट ये हमारे ग्रुप सी में है, यानी कि टोटल हो गए 5, 6, 7, 8, 9 9 टोटल वैकेंसी पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे। और ये पूरा डिवीजन देकर के दिया हुआ है कि कितने पोस्ट है, कितने हमें टोटल हमारा वैकेंसी है, कितना हमको टोटल पोस्ट फिल करना है, राइट? बाकी ये क्लास वाइज़ जो है वो दिया हुआ है, यानी कि मैक्सिमम एज कितना होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी। अच्छा, उससे पहले ना पे लेवल देख लेंगे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए पे लेवल बहुत मैटर करता है कि भाई कितने पे लेवल पे है। तो अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए जो है वो सारा ही 10th पे लेवल जो है उसका वो 10 है। और ग्रुप बी में 6 हो गया और ग्रुप सी में 2 हो गया, राइट? और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्रेटरी 35 हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर का 30 हो गया और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 35। अगेन सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 30 एज ग्रुप है, 30 एज लिमिट है। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 27 और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 27। उसके अलावा ये सारा आपको एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और यूआर अनरिजर्व्ड के लिए पूरा अलग से आपको दे करके रखा हुआ है, किस तरीके से कितनी वैकेंसी है, राइट? उसके बाद हम आएँगे, ये तो एलिजिबिलिटी का एक बहुत ही मेजर चीज़ है, दैट इज़ आपकी नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप क्या होना चाहिए, इंडिया के आप सिटीज़न होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है डेट्स। क्या-क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं? तो फर्स्ट ये है कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 2 दिसंबर टू 2nd ऑफ दिसंबर 2025 से लेकर के 22nd दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट हमारा 22 दिसंबर है। उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट सबमिशन आपका क्या होगा, 22 दिसंबर 2025 11:59 पीएम। और साथ में आप फी भी सबमिट कर सकते हो, उसका भी लास्ट डेट 22 दिसंबर 2025 है 11:59 पीएम। ये हो गई हमारी डेट की बात। डेट के बाद हम आते हैं रिलैक्सेशन के ऊपर, यानी कि एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो क्या-क्या है? तो एससी-एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। होल्ड ऑन। एससी-एसटी के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दि मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग वुमेन 10 साल, ओबीसी एनसीएल इंक्लूडिंग वुमेन 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी-एसटी इंक्लूडिंग वुमेन 15 साल, एक्स सर्विसमैन है तो वो ये रहा, ये पूरा डिटेल है। वुमेन है तो वुमेन के लिए 10 साल और बाकी उसके अलावा नो बार दिया हुआ है, दैट इज़ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो गए, उनके लिए कोई भी बार एज़ सच नहीं है। इसके बाद जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है
रूल्स क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है? यानी कि आपकी क्या आप आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, किसके बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे ग्रुप ए से। ग्रुप ए में हमने देखा था असिस्टेंट सेक्रेटरी है हमारे पास। पहला वैकेंसी उसके अंदर आपकी जो एसेंशियल यानी कि जो मैंडेटरी है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या चाहिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री है आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री है, आपने कोई भी बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। एज लिमिट है 35 साल। 35 साल के अंदर हो आप, आपने ग्रेजुएशन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट के स्टेजेस की बात करेंगे तो टियर 1 दैट इज़ आपका एमसीक्यू होगा, प्रीलिम्स होगा इसके अंदर, फिर उसके बाद टियर 2 होगा, उसमें भी आपको ओएमआर बेस्ड होगा और साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि आपको रिटन देना पड़ेगा और थर्ड टियर में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ये हो गई हमारी असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात, उसके बाद हम नीचे आएँगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि तीनों की बात करेंगे एकेडमिक्स, ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन, तीनों की बात करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जितने भी हमारे 9 वैकेंसी है, 9 में से हमारा ये 3 तो यही है, राइट? अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, एसेंशियल यानी कि जो मैंडेटरी है, जो आपके पास होना ही चाहिए, वो है आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपके और 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ में और इक्विवेलेंट ग्रेड, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आपके पास इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल कंसेशन टू द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़। और डिज़ायरेबल मैंडेटरी नहीं होता है, यानी कि अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है और नहीं है तो भी चलेगा, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल में अगर आपने आपके पास पीजी भी आपने किया हुआ है, पीजी आपने 55% से किया हुआ है और साथ में आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री भी है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। या फिर तो आपके पास बीएड, एमएड होना चाहिए या फिर तो एमईटी, एसएलईटी, नेट जेआरएफ आपने करके रखा हुआ है, डॉक्टरेट डिग्री है आपके पास, तब तो बहुत बढ़िया चांस है आपके। ठीक है? और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे 30 इयर्स का एज लिमिट है। याद रखेंगे ऊपर वाला जो हमारा था असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो पोस्ट है, उसके लिए 35 इयर्स है और यहाँ पे आप 30 इयर्स का एज लिमिट देखने को मिलता है। और अगर हम रिक्रूटमेंट स्टेजेस की बात करेंगे तो टियर 1 है हमारे पास अगेन। या टियर 1 जो है ना वो हमेशा एमसीक्यू, हमेशा यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी टियर 1 होते हैं वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है, प्रीलिम्स जो होता है। और टियर 2 में आपको ओएमआर देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव सेम जैसे हमने ऊपर असिस्टेंट सेक्रेटरी का देखा था। टियर 3 में हमें इंटरव्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ वैकेंसी के फोर्थ पोस्ट के ऊपर। ये भी हमारा ग्रुप ए का जॉब है, दैट इज़ अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल है यानी कि जो आपके पास होना ही चाहिए, वो है अगर किसी ने भी बैचलर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिज़नेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंटिंग एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है और आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक सब्जेक्ट इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा हुआ है एज़ अ सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, बिज़नेस स्टडीज़ हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने अपने बैचलर्स में पढ़ा हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। या फिर तो बैचलर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग एसएएस और जेईओ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी काउंट ऑडिट सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। या फिर तो आपके पास पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस सेम। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने अगर पीजी में किया हुआ है, पीजी में आप पढ़े हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा है अगर आपने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में या फिर तो आप सीए हो या फिर तो आईसीडब्ल्यूए हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में हमने देखा ये तो मैंडेटरी है। एसेंशियल है, मैंडेटरी है, डिज़ायरेबल की अगर हम बात करें, अगर आपके पास डिज़ायरेबल है यानी कि एक्सपीरियंस है आपके पास अकाउंट्स कंपाइलेशन, बजट, इंटरनल ऑडिट या फिर तो कमर्शियल अकाउंटिंग में या फिर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फील्ड में, फंड मैनेजमेंट में, सिक्योरिटीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया बात है, राइट? लेकिन मैंडेटरी नहीं है ये, डिज़ायरेबल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कुछ चलेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो ये 35 इयर्स का एज लिमिट है यहाँ पे और स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि आपकी सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। 3 टियर में होगा, टियर 1 में अगेन एमसीक्यू बेस्ड होगा ये पूरा का पूरा। टियर 2 में आपको ओएमआर देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और साथ में एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा यानी कि रिटन होगा और टियर 3 में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अभी तक हमने किया ग्रुप ए की बात। ग्रुप ए की वैकेंसी की बात करा हमने। ग्रुप ए में हमारे पास क्या-क्या था? असिस्टेंट सेक्रेटरी था, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर था और उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर थे। ये 3 पोस्ट हमें वहाँ पे देखने को मिले और यहाँ पे हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर, दैट इज़ सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट हमारा ग्रुप बी के अंदर आता है और इसमें एसेंशियल यानी कि जो आपके पास होना चाहिए, वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आपके पास बैचलर्स डिग्री है और साथ में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि विंडोज़, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट वगैरह का वर्किंग नॉलेज है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। याद रखेंगे ये एसेंशियल है, ये आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आपकी क्या है? 30 इयर्स की है। टियर 1 होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड यानी कि प्रीलिम्स होगा और टियर 2 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और साथ में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और साथ में आपका एक टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्क
35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, राइट? तो ये हमारा मैंडेटरी है, ये हमारा मैंडेटरी है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये भी हमारा ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें एसेंशियल यानी कि मैंडेटरी जो है, आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज़ अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज़ द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। आपने मास्टर्स किया हुआ है जिसमें आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ा हुआ है, या फिर तो मास्टर्स डिग्री किया हुआ है आपने इन इंग्लिश विद हिंदी एज़ अ कंपल्सरी, या फिर तो आपने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में और आपका हिंदी एक कंपल्सरी पेपर था। मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज़ अ कंपल्सरी, इनमें से आप किसी में भी आप फ़ॉल कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे वो यहाँ पे ये आपके पास डिग्री तो है और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, यानी कि इंग्लिश से हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन और ट्रांसलेशन वर्क, या फिर तो आपके पास ट्रांसलेशन वर्क में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। और अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो 30 इयर्स का आपके पास एज लिमिट है। और स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, सबसे पहले आपके पास टियर 1 है, एमसीक्यू बेस्ड आपका प्रीलिम्स होगा, टियर 2 में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा यानी कि रिटन। नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट है वो है हमारे पास ग्रुप सी का। ग्रुप बी में हमारे 2 पोस्ट थे और उसके बाद ग्रुप ए में हमारे पास 4 पोस्ट थे यानी कि 6 हो चुके हैं। ये हमारा 6th पोस्ट है, दैट इज़ जूनियर अकाउंटेंट का हमारा पोस्ट है। इसमें आपके पास एसेंशियल क्या होना चाहिए, 12th पास आपने किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन विद, आपने पढ़ा हुआ है अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से कोई भी आपने कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इसमें जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि ये बोल रहा है कि आपके पास 12th तो आपने किया हुआ है, लेट्स से कि आपने 12th में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन साथ में आपको एक टाइपिंग स्पीड भी आपको आपके पास होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 30 वर्ड्स या फिर तो 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। किसके ऊपर, तो कंप्यूटर के ऊपर। एज लिमिट है आपकी 27 इयर्स। स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो टियर 1 हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा और टियर 2 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि रिटन होगा। और क्या है, और टेस्ट होगा, एक आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा दैट इज़ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर तो 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर विल बी मैंडेटरी फॉर द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। अगेन ओके, ये हमारा 6th था, लास्ट यानी कि 7th, सॉरी ये 6th नहीं है, ये 8 है और ये हमारा 9th होगा। हुँ, ये हमारा 9th होगा, 9 पोस्ट है। 9th वन इज़ जूनियर असिस्टेंट, ये भी हमारा ग्रुप सी का पोस्ट है। ग्रुप सी के पोस्ट में हमने जूनियर असिस्टेंट में हमने क्या देखना है कि ये हमारा एसेंशियल क्या है? अगेन आपने 12th पास किया हुआ है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर तो 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है? एज लिमिट आपकी 27 इयर्स होनी चाहिए। स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो टियर 1 होगा आपके पास, एमसीक्यू बेस्ड है ये, और टियर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा यानी कि रिटन होगा। और साथ में क्या है, साथ में आपको टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। ये हमारी पूरी की पूरी वैकेंसी थी कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमने देखा ऊपर। इसके बाद हम आते हैं फ़ी के ऊपर कि कितनी फ़ीस आपसे ली जाएगी, आपको कितना पे करना है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी क्या होगा? तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा एप्लीकेशन फ़ी होगा और दूसरा हमारा प्रोसेसिंग फ़ी होगा। इन केस ऑफ आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन या फिर तो वुमेन हो तो उस केस में आप ग्रुप ए के लिए या फिर तो बी के लिए या फिर तो सी के लिए, इनमें से किसी के लिए भी आप किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो निल होगा, यानी कि कोई भी फ़ी आपसे नहीं लिया जाएगा। सिर्फ़ आपसे प्रोसेसिंग फ़ी लिया जा रहा है, दैट इज़ ₹250 आपको मिनिमम आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अनरिज़र्व्ड से आते हो, तो वहाँ पे आपके ग्रुप ए के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1500 है, प्रोसेसिंग फ़ी 250 है, ₹1750 आपको टोटल पे करना पड़ेगा पर पोस्ट है ये, और याद रखेंगे ग्रुप बी के लिए आपको 1050 और ग्रुप सी के लिए आपको अगेन 1050, और कोई बोर्ड रेगुलर एम्प्लॉइज़ है तो उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है यहाँ पे। ये तो हो गई हमारी एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात। जो आपका पेमेंट मोड होगा वो हमारा ऑनलाइन मोड होता है, ये भी हमें पता है। उसके बाद हम आते हैं कि क्या आपका किस तरीके से आपके पेपर्स होंगे, हम वो देख रहे हैं। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एग्ज़ामिनेशन होगा वो 2 टियर में डिवाइडेड होगा। अब 2 टियर में, और उसके बाद हमारा एक इंटरव्यू होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, और जो भी परफॉर्मेंस होगा यानी कि जो हमारा एमसीक्यू फर्स्ट प्रीलिम्स टियर 1 का पेपर होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएँगे टियर 2 के लिए, वो हमारा 1:10 के रेशियो में होगा। यानी कि 10 गुना स्टूडेंट्स को 10 गुना कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करेंगे, राइट? टियर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके अंदर क्या-क्या पूछा जाएगा, तो ये हमारा पूरा टेस्ट का कंपोनेंट्स है, दैट इज़ करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन्स आएँगे 60 मार्क्स के, यानी कि इंटू 3
हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और हाँ, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स ला कर के देता है और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीज़निंग और एनालिटिकल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। थर्ड पेपर जो आपके पास है वो अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर तो डीआई, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ये हमारे पूरे कंपोनेंट्स है टेस्ट के यानी कि टियर 1 के लिए। ये हमारे टियर 2 के हैं यानी कि आपको करंट अफेयर्स देखना है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियो, साइंस एंड टेक, कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी गवर्नेंस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, राइट? और ये हमारा 50 मार्क्स का होता है। उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू होगा टियर 2 के बाद। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, बीट एकेडमिक्स, ट्रेनिंग या फिर तो स्किल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अगेन इनका पेपर भी हमें इनकी भी एग्जामिनेशन हमें 3 में देखने को मिलती है यानी कि टियर 1, टियर 2 और लास्ट वन इज़ आवर इंटरव्यू। तो टियर 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये सेम है वही इंटू 3 यानी कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स लेगा और माइनस यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन के गलत होने पे -1 होता चला जाएगा और टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, एलआर एंड एनालिटिकल एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि बेसिकली दोनों का जो अभी हमने ऊपर देखा है असिस्टेंट सेक्रेटरी और असिस्टेंट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के जो सिलेबस है वो आपको एक ही सेम है। ये आपको जो टियर 2 है ना असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसमें आपको ये चेंज देखने को मिलेगा दैट इज़ ये जो हमने ऊपर देखा असिस्टेंट सेक्रेटरी, उससे इनका सिलेबस पूरा डिफरेंट हो जाएगा टियर 2 में। जैसे कि आपको कंपोनेंट्स में देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, क्वांट्स एंड रीजनिंग हो गया और ये एक एक्स्ट्रा है एनीथिंग दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनसीईआरटी एजुकेशन सिस्टम। ये हमें पूरा इसमें पढ़ना है और ये टोटल 30 मार्क्स का होगा और फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए हम देखेंगे तो अकाउंट्स ऑफिसर अगेन ये ग्रुप ए के अंदर आता है। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन 2 टियर में होगा और लास्ट वन इज़ आवर इंटरव्यू, सेम वही पैटर्न है। और टियर 1 की अगर हम बात करें तो वही सेम है ये करंट अफेयर्स, जीए, जनरल मेंटल एबिलिटी, जीआई, लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिकल हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें एक और हाँ, ये रहा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और यही सेम इंटू 3 यानी कि +3 होगा हर एक क्वेश्चन के सही होने पे और -1 हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग। सेम सिलेबस है ग्रुप ए में जितने भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, उन सबका सिलेबस आपका टियर 1 का सिलेबस सेम होगा और टियर 2 में जितना भी आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे, राइट? जैसे कि अगर हम इनके टियर 2 की बात करें, तो टियर 2 में यहाँ पे कॉमर्स, बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, किससे रिलेटेड तो इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड और आखिर में हिंदी या फिर तो इंग्लिश में एक एसे राइटिंग होगा, ये हमारा 50 मार्क्स का होगा और आखिरी हमारा इंटरव्यू। 4th हम आते हैं सुपरिटेंडेंट ये हमारा ग्रुप बी के अंदर आता है ये और इसके अंदर हम अगर टियर 1 की बात करें तो सेम है, सेम पैटर्न है हमारा, वही जो अभी हमने ऊपर देखा वही सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है और टियर 2 में ये हमारा सिलेबस है करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियो, साइंस एंड टेक, कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज, डायनामिक्स एंड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी गवर्नेंस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके अंदर आपका सेम सिलेबस है टियर 1 का, टियर 2 में आपको बस चेंज देखने को मिलेगा, जीके है, करंट अफेयर्स है फिर रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, हिस्ट्री ऑफ हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर यानी कि बेसिकली आप ट्रांसलेशन ऑफिसर हो, आपको हिंदी एंड इंग्लिश जो भी आपका है उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा। फिर हम आते हैं जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर, जूनियर अकाउंटेंट अगेन जो हमारा टियर 1 का होगा वो सेम होगा, जो हमने ऊपर देखा बी इट ग्रुप ए या फिर तो ग्रुप बी। टियर 2 जो है हमारा, ये यहाँ पे डिफरेंट है दैट इज़ जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, यहाँ तक तो हमने देखा। ये वाला पोर्शन अगेन ये सब्जेक्ट डोमेन से आता है, यानी कि जो भी आपने 12th में पढ़ा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप उसके बारे में आप इसमें देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन्स। उसके बाद जूनियर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट है, ये भी हमारा सी से आता है, सी से बिलॉन्ग करता है ये, ग्रुप सी से और जूनियर असिस्टेंट में आपका जो टियर 1 होगा वो सेम होगा, जो बाकियों का है और टियर 2 की अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, वी ऑल नो पार्ट 1 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 में एसे राइटिंग होगा, हिंदी या फिर तो इंग्लिश में, पार्ट 2 में एप्लीकेशन या फिर तो लेटर राइटिंग देखने को मिलेगा आपको 150 से 200 वर्ड्स में हिंदी या फिर तो इंग्लिश में और पार्ट 3 में ये प्रेसी राइटिंग है, सिर्फ इंग्लिश में होगा ये। तो ये तो अभी तक हमने पूरा देखा कि क्या हमारा सिलेबस है और किस तरीके से पेपर आएगा। जो आपके जो एग्ज़ामिनेशंस होंगे बीई टियर 1 या फिर तो टियर 2 दोनों में क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं यानी कि कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं और वो कितने मार्क्स का है और क्या-क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे
उसके बाद ये पूरा मेंशन किया गया है कि कौन-कौन से सिटीज़ हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, टियर 1 के लिए कौन-कौन से सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ये पूरा का पूरा आपको लिस्ट दिखेगा। मार्किंग स्कीम में मैंने ऊपर बता दिया था दैट इन टियर 1 3 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यानी कि +3 मिलेगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर और नेगेटिव मार्किंग है दैट इज़ अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है तो उसके ऊपर -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा सही में से, राइट? उसके अलावा इस पूरे नोटिफ़िकेशन में और कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे और बताने की ज़रूरत है। तो ये पूरा का पूरा हमारा डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन था जहाँ पे हमने देखा कि कितनी वैकेंसीज़ है टोटल, क्या कौन-कौन सी वैकेंसीज़ है बेसिकली कौन से ग्रुप की वैकेंसीज़ है और कब से स्टार्ट हुआ है, इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट क्या है? क्या आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी होने वाला है? एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके अंदर? क्या एसेंशियल या फिर तो डिज़ायरेबल क्या-क्या है? पेपर किस तरीके से आएगा यानी कि आपके कंपोनेंट्स क्या-क्या होंगे टेस्ट की जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन-कौन से होने वाले हैं? और टोटल कितने मार्क्स का होगा और कितने घंटे का होगा? इन सब के अलावा जो एक और जो मेजर फैक्टर होता है, जो कि एक बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, जब भी कोई कैंडिडेट होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं, वो कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, पे क्या होगा? पे हमने देख लिया दैट लेवल 10 है, लेवल 6 है, लेवल 2 है, लेकिन इन आईएनआर कितना होता है दैट इज़ रुपीज़ क्या होता है? तो अगर हम ग्रुप ए की हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि 10th लेवल का इसमें पे आपको मिल रहा है दैट इज़ 56,100 से लेकर के 1,77,500 मिल जाएगा आपको। ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो लेवल होता है, ये आपका 6 होता है और इसमें आपको अराउंड 35,400 से लेकर के आपको 1,12,400 आपको देखने को मिल जाता है। और ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे, तो ये लेवल 2 का होता है और इसमें आपको 19,900 से लेकर के 63,200 होता है। अच्छा, ये जो हम मैंने अभी अमाउंट बताया है ना, इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है अ, उ वो डिसाइड करेगा, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा यानी कि डीए, एचआरए, टीए, एनपीएस, मेडिकल, एलटीसी ये सब आपके कितने बन रहे हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे इसमें, राइट? तो ये लोअर और अपर लिमिट मैंने बताया हुआ है कि क्या आपका कहाँ से शुरू है यानी कि कितना आपको मिनिमम मिलेगा और कितना आपको मैक्सिमम जा सकता है इसके ऊपर सैलरी। तो ये पूरी हमारी हमने देखा इसमें क्या पोस्ट है, क्या कैसा वैकेंसी निकल रहा है, क्या कितने वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर, आपकी एज रिलैक्सेशन क्या है, क्या आपकी एज लिमिट होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी, साथ में क्या एग्ज़ामिनेशन फीस आपकी क्या होगी, टेस्ट के कंपोनेंट्स क्या-क्या होने वाले हैं, सिटीज़ कौन-कौन से मिलेंगे यानी कि लिस्ट ऑफ सिटीज़ जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, वो कौन-कौन सी है, फिर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं। तो सीबीएसई डीआरक्यू 2026 एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ टीचिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और अकाउंट्स है, यानी कि सभी बैकग्राउंड के लिए जॉब्स हैं। सिलेबस क्लियर है, पैटर्न स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं, तो टियर 1 क्रैक करना आसान है, राइट? और अगर आप और सेकंड थिंग ये है कि टियर 2 जो हमारा होता है, टियर 2 हमारा खुद का डोमेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि उसके ऊपर हमारी कमांड बहुत अच्छी होती है। तो आपको बस मेहनत करनी है, तो टियर 1 में मेहनत करनी है। एक बार आप टियर 1 क्लियर कर लेते हो, तो आप टियर 2 भी आराम से आप क्लियर कर लोगे, राइट? सो दिस इज़ इट ये हमारा पूरा था ये पूरा हमने डिस्कस करा सीबीएसई का जो अभी रिसेंट 124 का वैकेंसी निकला हुआ है, टोटल 9 पोस्ट के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो आप फटाफट आप फिल कर दो क्योंकि लास्ट टाइम के लिए आप वेट मत करो कि 22 तारीख आएगा, 20-22 तारीख आएगा तो हम फॉर्म फिल करेंगे। उतनी दूर मत जाओ रीज़न बीइंग कि सीबीएसई के साइट्स बहुत बार डाउन दिखते हैं जैसे अभी ईएमआरएस का पेपर आने वाला है। 13th को पेपर है ईएमआरएस का बट आज से ही यानी कि 11 तारीख हो गया, 12 तारीख हो गया 2 दिन हमारा ऐसे ही चलेगा। अब लेट्स सी कि 12 तारीख को ईएमआरएस का साइट खुलता है या नहीं खुलता है। 11 तारीख पूरा का पूरा यानी कि संभावित था कि 11 तारीख को एडमिट कार्ड आएगी और 11 को एडमिट कार्ड उन्होंने रिलीज़ भी कर दिए बट साइट ही नहीं चल रही है। तो उसमें मत रहना कि 20-22 का हम वेट करेंगे, हम तब फॉर्म फिल करेंगे। उससे पहले ही कर दो, अभी बहुत टाइम नहीं बचा है उस तरीके का। तो ये हमारा पूरा वीडियो था जिसमें हमने सीबीएसई की जो अभी वैकेंसी निकली है, रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन निकली है, हमने वो डिस्कस करा और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो स्मार्ट स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।